हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज हम परिसंचरण तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम परिसंचरण के बारे में देखते हैं क्या होता है परिसंचरण। तो परिसंचरण का कार्य मतलब होता है कि घूमना। इस प्रकार संचरण संचरण यानी पोषक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान। जैसे हमने भोजन खाया जिससे पोषक तत्व मिले, अब उस पोषक तत्वों को हमारे मस्तिष्क में उसके पोषक तत्वों की ज़रूरत है तो वहाँ तक कौन ले जाएगा, यही परिसंचरण कहलाता है। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोषक तत्वों व अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन पोषक तत्वों या व अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन ही क्या कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। और परिसंचरण तंत्र में मुख्य किसकी भूमिका होती है, आपको पता है, ब्लड की। तो सबसे पहले हम ब्लड के आज रक्त के बारे में बात करेंगे इसमें। फिर होता है अध्यय, जो अध्यय होता है वो रक्त को एक जगह से दूसरी जगह पंप करता है। तो रक्त के बारे में देखते हैं दोस्तों। रक्त किस प्रकार से बना होता है। रक्त होता है एक तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है जो शरीर में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन पोषक तत्वों मीन्स होता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लिपिड, जितने भी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं वह ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक तथा कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों तथा जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अपशिष्ट पदार्थ आपको पता है नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। अपशिष्ट पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। यह हल्का क्षारीय तरल होता है। दोस्तों, जिसका पीएच 7.4 होता है, 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो दोस्तों, रक्त का जो निर्माण होता है वो लाल अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में होता है शिशु, तो भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। आपको याद रखना है रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा में। वही भ्रूणावस्था में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है। अब रक्त के प्रकार देखते हैं। रक्त के
प्रकार देखते हैं दोस्तों, या रक्त किन किन घटकों से मिलकर बना होता है। तो रक्त जो होता है दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं ये दोस्तों रक्त का 55% भाग बनाता है। रक्त का 55% भाग बनाता है। कितना प्रतिशत भाग बनाता है दोस्तों? यह रक्त का 55% भाग बनाता है तथा इसमें 92% जल होता है व 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा रक्त का 55% भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा बनाता है। अब मैं बात करता हूँ रक्त कोशिकाओं की। तो 55% ये बनाता है, तो ये 45% बनाता होगा, तभी 100% होंगे। तो 45% भाग बनाती है ये कोशिकाएं। किसका? रक्त का। रक्त का 45% भाग बनाती है। 3 प्रकार की होती है दोस्तों, आरबीसी, 2 नंबर पर होती है डब्ल्यूबीसी और 3 नंबर पर होती है दोस्तों प्लेटलेट्स जिसे बिंबाणु कहते हैं, हिंदी में जिसे बिंबाणु कहते हैं। आरबीसी जो होती है दोस्तों वो 99% होती है कोशिकाओं में। कोशिकाओं में 99% होती है, 99% होती है कोशिकाओं में। दोस्तों क्लियर हो गया? अब इसी में लिख लेते हैं आरबीसी में। यहाँ पे लिख रहा हूँ आरबीसी में, आप मिला मत लेना, आरबीसी की बात कर रहे हैं। इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। तो दोस्तों इसमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है। इन कोशिकाओं की औसत आयु 120 दिन की होती है। 120 दिन की होती है। दोस्तों आरबीसी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। इसे लाल रक्त कोशिकाएं कहते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। दोस्तों अब डब्ल्यूबीसी के बारे में बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों सफ़ेद रक्त कणिकाओं के बारे में बात करते हैं हम। यह जो होती है वो प्रतिरक्षा प्रदान करती है। हमारी बॉडी को प्रतिरक्षा कौन प्रदान करती है? तो आपको बताना है डब्ल्यूबीसी। और हमारे शरीर को इसका जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। वही इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है जिसके कारण ये रंगहीन होती है। और इसमें 2 प्रकार की जो सेल्स पाई जाती हैं, एक होते हैं ग्रेनुलोसाइट जिसमें केंद्र पाया जाता है, एक होता है एग्रेनुलोसाइट। तो हम इसमें लिख लेते हैं कि ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है हमारे शरीर को
प्रतिरक्षा प्रदान करती है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है तथा हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण इसका रंग रंगहीन होता है। यह दो प्रकार की होती है। यह दो प्रकार की होती है। पहला होता है दोस्तों ग्रेनुलोसाइट, जिसे कहते हैं कणिकाणु। और दूसरा होता है दोस्तों एग्रेनुलोसाइट, जिसे कहते हैं अकणिकाणु। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? अकणिकाणु कहते हैं। दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करूँगा आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, तो लाइक जरूर करना दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों रक्त के कार्य। वर्क ऑफ ब्लड। दोस्तों इसमें सब और 3 नंबर जो हमारे बाकी है कोशिकाएं, वो है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। इसमें दोस्तों बिंबाणु जो होती है, इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रक्त में इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या दोस्तों 3 लाख प्रति घन मिमी होता है। 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होता है। और बिंबाणु का जीवन मात्र 10 दिनों का होता है। बिंबाणु नहीं बनती है 10 दिनों में और समाप्त हो जाती है। बिंबाणु का जीवन काल 10 दिनों का होता है। 10 दिनों का होता है। यह कोशिकाएं मुख्यतः रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। यह कोशिकाएं मुख्यतः रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। दोस्तों इनको थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। रक्त में इसकी संख्या 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। बिंबाणु का जीवन काल 10 दिनों का होता है और ये कोशिकाएं मुख्यतः रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड या रक्त का कार्य। रक्त के कार्य। अभी हम परिसंचरण तंत्र में रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। रक्त के कार्य, सबसे पहले ये O2 व CO2 का ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का ऊतकों तथा वायुमंडल के मध्य आदान प्रदान का कार्य। दोस्तों ये ऑक्सीजन और CO2 का ऊतकों तथा वायुमंडल के मध्य आदान प्रदान करती है। 2 नंबर पर इसका फंक्शन है, इसके कार्य है, वो है पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करना इसका कार्य है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पोषक
पोषक तत्वों के बारे में मैंने बताया था, जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो। प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, सभी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो सभी पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करना, विभिन्न भागों तक परिवहन करना। 3 नंबर पर दोस्तों बात करते हैं शरीर का पीएच नियंत्रित करना। शरीर का पीएच नियंत्रित करना किसका कार्य होता है दोस्तों? शरीर का पीएच नियंत्रित करना रक्त के कार्य हैं। यह प्रतिरक्षण कार्यों को संपादित कर प्रतिरक्षण कार्यों का संपादन करना, प्रतिरक्षण जैसे किसी वायरस, एंजाइम, जीवाणु ने हमारे शरीर पर अटैक किया है तो उनके कार्यों को भी ये संपादित करती है। हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करवाना, आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना। हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना, उत्सर्जी उत्पादकों को शरीर से बाहर निकालना, उत्सर्जी उत्पादकों को शरीर से बाहर निकालना इसका प्रमुख कार्य है। उत्सर्जी उत्पादकों को शरीर से बाहर निकालना और शरीर का ताप नियंत्रित करना, यह भी ब्लड का कार्य है। शरीर का ताप नियंत्रित करना ये किसके कार्य है दोस्तों? रक्त के कार्य हमने देखे। O2 व CO2 का ऊतकों तथा वायुमंडल के मध्य आदान प्रदान का कार्य, पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन करने का कार्य, शरीर का पीएच नियंत्रित करना, प्रतिरक्षण कार्यों को संपादन करना, हार्मोन आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करवाना, उत्सर्जी उत्पादकों को शरीर से बाहर निकालना और शरीर का ताप का नियंत्रित करना, ये इसके इम्पोर्टेंट कार्य है। अब दोस्तों इसमें एंटीजन के बारे में बात करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि किसी बुक पर मैथ लिखा हुआ है, गणित लिखा हुआ है, तो वो बुक क्या कहलाएगी? गणित की बुक होगी। अगर अंदर से वो चाहे कुछ भी हो, परंतु अगर वहाँ पे मार्क का गणित का लगा हुआ है तो गणित की बुक हुई। इसी प्रकार एंटीजन होते हैं जो आरबीसी पर पाए जाते हैं। इसे एंटीजन या प्रतिजन कहते हैं, जिनको नाम दिए हुए हैं ए बी ओ ग्रुप के आधार पर इनको माना गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रक्त के बारे में ही है दोस्तों। प्रतिजन से एंटीजन कहते हैं। एंटीजन ए व बी के आधार पर रक्त को समूह में विभाजन, ए व बी के आधार पर रक्त समूहों का विभाजन किस प्रकार होता है दोस्तों? अगर किसी व्यक्ति में ए एंटीजन वाली आरबीसी है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा, उसका रक्त समूह जो होगा, उसका ब्लड ग्रुप या रक्त समूह जो होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ए ब्लड ग्रुप या रक्त समूह कब होगा? जब लाल रक्त कोशिकाओं में ए एंटीजन पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के ब्लड में
ए एंटीजन है तो वो ए ब्लड ग्रुप का मेंबर है। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप का मेंबर कब होगा, बी ब्लड ग्रुप का मेंबर कब होगा, जिसमें बी एंटीजन होता है। इसी प्रकार अगर ये ए व बी दोनों, ए बी ब्लड ग्रुप कब होगा दोस्तों, ए बी ब्लड ग्रुप कब होगा, ए व बी दोनों ए व बी दोनों एंटीजन उपस्थित हो तो वो ए बी ब्लड ग्रुप कहलाता है। इसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप कब होगा, दोस्तों ओ ब्लड ग्रुप इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। इस प्रकार का एंटीजन आरबीसी में नहीं पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, यह आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिख लेना, ए बी प्रतिजन के अलावा ए बी प्रतिजन के अलावा लाल कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है। लाल कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है। ए बी प्रतिजन के अलावा लाल कणिकाओं पर एक और प्रतिजन पाया जाता है। जिन मनुष्यों में, जिसे RH प्रतिजन कहते हैं, RH प्रतिजन कहते हैं, जिन मनुष्यों में RH प्रतिजन उपस्थित होता है, जिन मनुष्यों में RH प्रतिजन उपस्थित होता है उसे जिन मनुष्यों में दोस्तों RH प्रतिजन पाया जाता है, जिन्हें RH धनात्मक तथा जिनमें RH प्रतिजन उपस्थित होता है उनका रक्त RH ऋणात्मक होता है। और दोस्तों विश्व में 80% विश्व में 80% RH पॉजिटिव होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको यह सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। उम्मीद करूंगा आगे हम हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर हमारा उत्सर्जन तंत्र इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसके बाद कुछ हमारे अंतर्स्रावी ग्रंथियाँ भी है, जनन तंत्र है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।